हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक एनालिसिस फॉर्मूला, किस तरीके से हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट करें फ्रॉम द स्क्रीनर। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक पैसा बनाना चाहते हो तो पहला स्टेप यही होता है कि गलत कंपनियों से बाहर निकलो और क्वालिटी कंपनीज को होल्ड करो। मार्केट में 5000 कंपनीज हैं, लेकिन अच्छी कंपनियां मुश्किल से सिर्फ 200 या 300 होती हैं। तो गेम है सही स्टॉक्स चुनने से ज़्यादा गलत स्टॉक्स को निकालने का। आज के वीडियो में हम ऐसा स्क्रीनिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसको अगर हम समझ गए तो 95% कंपनियां जो बेकार हैं वो अपने आप अलग हो जाएंगी। और सबसे खास बात ये कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा लॉजिकल है बहुत। दोस्तों, अब ये जो स्टॉक एनालिसिस वाला फॉर्मूला है इसको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और हर कैटेगरी के लिए हम एक एक क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कैटेगरी 1 का क्राइटेरिया है मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़। इसका मतलब हम माइक्रो कैप्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर भारी भरकम लॉसेस इन्हीं छोटी कंपनीज में होते हैं। इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, ट्रैक रिकॉर्ड कमज़ोर होते हैं, ऑपरेटर गेम्स आम होते हैं और दिक्कतें फिर ज़्यादा आती हैं। डेटा बताता है कि माइक्रो कैप्स में लगभग 46% कंपनीज 5 साल में प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पाती, यानी ना ग्रोथ है ना ही प्रिडिक्टेबिलिटी है। हाँ, कभी कभी इनमें से 1 आउट ऑफ 100 कंपनी मान लीजिए मल्टी बैगर बन जाती है, बड़े रिटर्न्स देती है। लेकिन दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है वो किस्मत का खेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, नहीं तो गैम्बलिंग बन जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे BSC, CDSL, TVS, MRF, ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो जब लो रिस्क में हाई क्वालिटी कंपनी में हाई रिटर्न मिल सकता है तो फिर अननेसेसरी रिस्क लेकर क्यों इन माइक्रो कैप को चूज करना। आपके पास पैसा तो लिमिटेड है ना, आपको उस लिमिटेड पैसे में लो रिस्क में अच्छा रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्वालिटी कंपनीज में अपना पैसा लगाएं, वहाँ पर भी हायर रिटर्न मिल रहा है तो हम वहाँ से ले लें क्योंकि वहाँ रिस्क भी कम है। कैटेगरी 2 जिसमें हम दूसरे क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर एवरेज बेसिस का 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो दोस्तों, जो कंपनी ग्रोथ में होती है ना, जो बिजनेस ग्रोथ में होता है वही वेल्थ बनाता है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कब बढ़ता है? जब सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। अगर सेल्स गिर रही हैं तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। और भारत की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें 2 GDP होते हैं, एक तो रियल GDP और एक नॉमिनल GDP। रियल GDP की ग्रोथ होती है 6 से 7%, जिसमें कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। अगर इस रियल GDP में 4 से 5% हम इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे तो यानी कि बनेगा 10 से 11%, जो कि रेट हो जाएगी नॉमिनल GDP की, ठीक है। तो हमें इतना तो कंपनी पे दाव लगाना है जो कि नॉमिनल GDP जितना पैसा हमारा बना दे, यानी कि 10% से ज़्यादा का बना दे, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल नंबर्स भी नॉमिनल रिपोर्ट्स पर होते हैं, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होते, इसलिए तुलना हम नॉमिनल GDP से करेंगे तो फेयर रहेगा। भाई, अगर देश 10% से बढ़ रहा है तो कंपनी 10% से तो बढ़े, नहीं तो कंपनी इकोनॉमी से पीछे चली जाएगी। सिंपल रूल है। तो जो इकोनॉमी से पीछे भागता है वो शेयर होल्डर को वेल्थ कैसे बना के देगा, इसलिए हमने यहाँ पर 10% लिखा है। कैटेगरी 3 की बात करें तो उसका क्राइटेरिया है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ROE शुड बी ग्रेटर देन 20। ROE का मतलब है कि अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो उस पर कम से कम 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहिए। 20% क्यों टारगेट रखा है? क्योंकि देखो, हर इन्वेस्टर का सपना होता है कि 15% तो उसे मिले ही मिले, और एक्स्ट्रा जो 5% है वो है अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों चाहिए? देखो, पोर्टफोलियो में 20 से 25 आप स्टॉक्स रखोगे, कोई 30 भी रख लेगा, तो कुछ कंपनियां अच्छी होंगी, कुछ कंपनियां फ्यूचर में डिरेल होंगी, नॉर्मल है। लेकिन हाई ROE वाली बास्केट जो है वो आपका जो कंपनियां डिरेल होंगी उनको कंपनसेट कर देगी और आपका जो पोर्टफोलियो है
वो कम से कम आपको 15% फिर रिटर्न दे पाएगा। तो पोर्टफोलियो पर रिटर्न्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप 20% या उससे ज़्यादा कंसीडर करोगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मार्केट में 5000 कंपनीज हैं, अब मुझे सब पे तो दाव नहीं लगाना, मुझे उनमें से सेलेक्ट ही सिर्फ 25 से 30 बढ़िया कंपनी करनी है। तो मेरे को तो भाई वो चाहिए ना, मेरे को तो रीज़न चाहिए कंपनीज को हटाने का। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो बेस्ट जो रिटर्न जनरेट कर दे, रिस्क कम हो, मैं तो उन्हीं कंपनीज को चूज़ करूँगी ना। तो इसलिए हम ये क्राइटेरिया बना रहे हैं। कैटेगरी 4 जिसका क्राइटेरिया है कि CFO अपॉन पैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि कंपनी का प्रॉफिट पेपर पर दिख सकता है कई बार, लेकिन बैंक में कैश का आना ये रियल प्रॉफिट होता है। कई बार क्या होता है, कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं, उनको अपनी सेल्स बढ़ाकर दिखानी पड़ती हैं कि 31 मार्च आ रहा है। उनको भी पता है कि शेयर होल्डर तब पैसा डालेगा कंपनी में जबकि कंपनीज की सेल्स इंप्रूव होती दिखेंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो वो मार्च के क्वार्टर में एडजस्टमेंट करा लेती हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, मार्केटिंग, क्रेडिट चैनल सबसे अपना लिंक लगाकर, डिस्ट्रीब्यूटर पुश करके, सबको यूज़ करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती हैं, अपनी सेल्स बढ़वा लेती हैं, रेवेन्यू गलत शो कर देती हैं और बाद में उसको कैंसिल करके या रिटर्न ऑफ दिखाकर शो कर देंगी अगले महीने में, अप्रैल में। अब जब कैश नहीं आएगा, रियल कैश कंपनी में नहीं आएगा, तो आप समझ जाओगे कि पूरा खेल बेकार है। देखो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी कह रही है कि इतना प्रॉफिट कमाया, CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बैंक बोल रहा है कि इतना पैसा आया। अगर दोनों बराबर हैं या CFO ज़्यादा है, डैट मीन्स कंपनी हेल्दी है। अगर CFO कम है और पैट ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी में थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो कैटेगरी 5 आती है डेट टू इक्विटी रेशो, वो 0.5 से कम होना चाहिए। डेट बहुत बड़ी चीज़ है, वेल्थ बनाती है और वेल्थ डिस्ट्रॉय भी करती है। बी स्कूल में हमने सीखा डेट टू इक्विटी रेशो आइडियल होता है 2:1, पर वो कंपनी इनसाइडर के पर्सपेक्टिव से है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टर के लिए सोचो तो रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि बैंकरप्सी डेट से ही आती है। हिस्ट्री भरी पड़ी है कि रिलायंस कम्युनिकेशन, वीडियोकॉन, किंगफिशर, जी ग्रुप के चैलेंजेस, सबकी कहानी में एक फैक्टर कॉमन था, डेट डेट डेट। तो रियल इन्वेस्टर का जॉब ये है कि रिस्क को एलिमिनेट करना ताकि रिटर्न्स कंपनी में फ्लो हो सके। एक चीज़ आप यहाँ पर ये याद रखना कि बैंकिंग बिजनेस में है और जो लैंडिंग बिजनेस में जो कंपनीज हैं लाइक NBFC, उन पर ये फिल्टर अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनका बिजनेस ही डेट बेस्ड होता है। उन कंपनीज में आप इस फिल्टर को यूज़ मत करना, और उसके अलावा अगर आपको यूज़ करना है तो यू शुड। कैटेगरी 6 इसका क्राइटेरिया है फेयर प्राइस मैटर। एक मिस्टेक जो रिटेल सबसे ज़्यादा करता है वो ये कि ग्रेट बिजनेस को किसी भी प्राइस पर खरीद लेना। इससे क्या होगा, अगर आपने रॉन्ग प्राइस पर किसी बिजनेस को खरीदा है आपके रिटर्न सब्ड्यूट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने अच्छा बिजनेस को राइट या फेयर प्राइस पर खरीदा है तो आपकी वेल्थ क्रिएट जरूर होगी। बिजनेस अच्छा है पर वैल्यूएशन अगर तिरछा है ना, तो रिटर्न्स तो बेटा नीचे बैठेंगे ही बैठेंगे। तो दोस्तों फाइनल स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक और ट्रैप हो सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए कभी भी अपने पोर्टफोलियो को 1, 2, 3 स्टॉक्स में लगाकर मत बैठना। 5 से 10 स्टॉक्स भी लेकर बैठ जाओगे तो भी रिस्क स्काई हाई है। प्रैक्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में आपको 25 से 30 स्टॉक्स चुनने होंगे। लॉन्ग टर्म होराइजन रखो उनमें, वैल्यूएशन डिसिप्लिन से उनको खरीदो, उनमें लो डेट, हाई ROE, पॉजिटिव कैश, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले फिल्टर लगाओ। हाँ, ये रेसिपी आपको बोरिंग लग सकती है, पर बोरिंग चीज़ें ही वेल्थ बनाती हैं फ्रेंड्स। So this is me, Ankita Khandelwal, signing off.